हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूट वर्स एकेडमी। आईसीटी की आज हमारी ये लास्ट क्लास है जिसमें हम आपके सिलेबस का जो लास्ट यूनिट है इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी इसको कंप्लीट किए जा रहे हैं। ठीक है। और टेस्ट सीरीज जो मैंने अभी पिछले केवीएस के एग्जाम्स में जितने आईसीटी के सवाल बन आए थे उन सब के सारे क्वेश्चंस विथ आंसर्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से उनको रीड कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। तो देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब बेसिक मीनिंग आपको नेटवर्क का समझना है कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्टिविटी, कनेक्शंस बिटवीन द डिवाइसेज, बिटवीन द ह्यूमंस। किसी के बीच भी हो सकता है, ह्यूमंस के बीच कनेक्शंस होता है या कनेक्शंस होता है उसे हम ह्यूमन नेटवर्क कहते हैं। वैसे ही कंप्यूटर्स के बीच जब आपस में कनेक्शंस बनता है तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। लेकिन करते क्यों हैं? बिकॉज ऐसे डिवाइसेस ताकि आपस में क्या कर सके, रिसोर्स को शेयर कर सके और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस कर सके। इसलिए क्रिएट किया जाता है नेटवर्क। और नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनको हम लोग नेटवर्क नोड कहते हैं। ठीक है। बेसिक आप देख सकते हो किसी भी एक डिवाइस के मीडियम से सारे कंप्यूटर्स जो है वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये डिवाइसेज आपस में एक दूसरे का डेटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से मैसेजेस की फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द एरिया तीन टाइप के नेटवर्क होते हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग एडिशनल नेटवर्क भी बनाए गए हैं। तीन टाइप कौन से थे वो देखो। सबसे पहले तो वो तीन टाइप थे लैन, मैन, यहाँ पे गलत लिख दिया इन्होंने, एंड वैन। ये तीन तरह के नेटवर्क थे। अब इसमें देखें लैन, लैन का मतलब था लोकल एरिया नेटवर्क। जब कोई डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू रेंज के अकॉर्डिंग थे तो 0 से 4 किलोमीटर के रेंज के अंदर कंप्यूटर्स को जब कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। बेसिकली स्कूल्स या कॉलेजेस या ये कहें सोसाइटी, इसमें जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं वो सब लैन का एग्जांपल है। दूसरा है मैन। मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपोलाइट एरिया नेटवर्क। क्या? मेट्रोपोलाइट एरिया नेटवर्क। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाई मैक्स, है ना। वाई मैक्स बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज के अंदर एक वाईफाई टावर लगाए जाते हैं जिनकी हेल्प से क्या होता है कि वहाँ जितने भी एरिया है वो पूरा वाईफाई जोन बन जाता है। ठीक है। ये मैन नेटवर्क है। इसके एग्जांपल में आप केबल टीवी का नाम भी ले सकते हो कि केबल टीवी नेटवर्क है वो भी किस में आएगा, मैन के अंदर। तीसरा आता है वैन जिसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारे पास इंटरनेट है वो इंटरनेट आता है वैन के अंतर्गत। ठीक है। जिसमें पूरे वर्ल्ड के डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू द वायर और थ्रू द वायरलेस। ये तीन तो बेसिक टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू रेंज। सबसे छोटा लैंड, फिर मैन, फिर वेल। अब इसको और कैटेगराइज किया गया, तो कैटेगराइज किया गया तो उसमें एक बन के आया पैन। पैन कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क को। जब दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाए किसके, ब्लूटूथ की हेल्प से, ब्लूटूथ की हेल्प से दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं तब जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसे हम लोग पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। हॉटस्पॉट के माध्यम से भी जो क्रिएट होता है उसे भी हम पैन की कैटेगरी में रखेंगे। हॉटस्पॉट की रेंज भी इतनी होती है, तो 0 से 100 मीटर या 200 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैंपस एरिया नेटवर्क जिसे कैन नेटवर्क कहते हैं। बेसिकली ये जो कैन नेटवर्क है ये लैन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? लैन का ही पार्ट है। जब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस को हम जब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं वो जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसे हम लोग कैन नेटवर्क कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। ऐसे ही जब सारा डेटा पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन पे स्टोर किया जाए और सब लोग उसी से डेटा लेते हो वापस वहीं स्टोर करते हो तो ऐसा नेटवर्क क्रिएट होता है, उसे हम लोग सैन नेटवर्क कहते हैं जिसका पूरा नाम होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। बड़ी बड़ी कंपनीज में यही काम होता है कि सारे क्लाइंट सिस्टम होते हैं, स्टोर डेटा एक जगह पे ही होता है सर्वर पे, तो उसे हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। वहां जो क्रिएट होता है ये टोटल ही होते हैं नेटवर्क के टाइप्स। इनकी ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म्स पूछते हैं। बाकी ये भी पूछ सकते हैं कि भाई स्कूल बिल्डिंग में यदि मुझे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो कौन सा नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा, केबल टीवी नेटवर्क में कौन सा नेटवर्क क्रिएट होता है, एक्सेट्रा। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क की टोपोलॉजी। द वर्ड इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि हाउ डिवाइसेज आर कनेक्टेड, कि डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में, है ना। उनके बीच में किस टाइप का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो हम लोग आते हैं टोपोलॉजी के अंदर।
बेसिकली टोपोलॉजी रेफर करती है जो डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है वो किस तरह से अरेंज होंगे, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स जिनमें के बीच में लिंक्स कैसे होगी, नोड्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगे और कम्युनिकेशंस कैसे होगा। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास 6 टाइप की टोपोलॉजीज अवेलेबल है। 6 टाइप की टोपोलॉजीज में आप देखोगे तो हमारे पास टोटल यहाँ दे रखी है। सबसे पहले पहले हम देखते हैं सिंपल सी टोपोलॉजी जिसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। जो आपको सबसे नीचे ये दिखाई देती है ये है बस टोपोलॉजी। इसमें एक केबल लगाई जाती है और केबल के दोनों सिरों के ऊपर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। इसमें इस सबसे सिंपल है, बस सबसे सिंपल है। और ये कहें कि नॉर्मल जब भी किसी एक स्कूल के अंदर या अ, आप किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो बस का यूज किया जाता है। सिंपल है, इजी है, साथ ही साथ इस कम खर्चे में काम हो जाता है। इसकी कमी भी है कि बाई चांस कभी केबल कहीं से कट गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। सारा कुछ एक डेडिकेटेड केबल के ऊपर डिपेंड करता है। उसी केबल को इस नेटवर्क की बैकबोन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है बस टोपोलॉजी के बाद आती है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। ये रिंग टोपोलॉजी जो कि सर्कल में बनी हुई है। इस रिंग टोपोलॉजी में सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, इसमें एक टोकन घूमता है। क्या घूमता है? टोकन। जब किसी कंप्यूटर को कुछ डेटा या सूचना ट्रांसफर करनी होती है वो उस टोकन को लेता है और इसमें वो सूचना चला देता है। ये टोकन एक क्लॉकवाइज घूमता रहता है और जिस कंप्यूटर को भेजनी होती है वहां चला जाता है। इसका सवाल देखें तो ऐसा आता है, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें हर एक कंप्यूटर अन्य दो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है? तो वो हमेशा रिंग टोपोलॉजी होगी। देखो इसमें हर एक कंप्यूटर बाकी दो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है ना। इसमें यदि कनेक्शन एक साइड से कट जाता है तो ये टोकन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम के भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। यदि दो जगह से कनेक्शन कट जाएगा तब यहाँ पे दिक्कत आएगी इस नेटवर्क में, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रिंग टोपोलॉजी के बाद हम आते हैं स्टार टोपोलॉजी पे। स्टार टोपोलॉजी के अंदर सारा का सारा एक मेन कंप्यूटर या सेंटर डिवाइस पे डिपेंड करता है सारा नेटवर्क। वो सेंट्रल डिवाइस हब हो सकता है या स्विच हो सकता है ना। सारे डिवाइसेज डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल डिवाइस के पास भेजेंगे। सेंट्रल डिवाइस उसके आईपी या उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग उस डेटा को आगे ट्रांसफर करते हैं। ये टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम देखें तो सीएस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सीएस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ठीक है। क्या इसमें एक मेन सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको हम लोग सर्वर का नाम दे देते हैं और उसके बेसिस पे सारा डेटा उधर से होते हुए आगे घूमता था। ठीक है। इसी बेसिस पे आगे की जो उतनी भी टोपोलॉजीज आई वो काम करती थी। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी के बाद हम देखें तो हमारे पास आती है ट्री टोपोलॉजी। हमारा जो इंटरनेट है वो नॉर्मली ट्री टोपोलॉजी पे काम करता है। आजकल ट्री से भी आगे बढ़कर ये हाइब्रिड पे काम करने लगा। ट्री एक प्रकार का, ये देखें तो असल में जो हमारे पास ट्री होता है, ट्री की जिस प्रकार से एक मैन ये कहें कि ब्रांचेज में जिस तरह से डिवाइडेड होता है ट्री, उसी प्रकार से इसमें कंप्यूटर्स जो है वो आगे से आगे सर्वर, सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से वापस उसके अंदर में क्लाइंट्स इस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं। क्लियर। तो ये भी ट्री टोपोलॉजी भी किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। क्लाइंट का मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर जो कि डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है। सर्वर मतलब उस डेटा की रिक्वेस्ट को पूरा करने वाला या क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करके जो रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है वो कंप्यूटर होता है सर्वर कंप्यूटर। इंटरनेट ट्री टोपोलॉजी पे काम करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्री टोपोलॉजी के बाद हमारे पास आती है मैश टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा ये कहे ना विश्वसनीय, रिलायबल जो टोपोलॉजी है वो मैश टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें हर एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बाकी सभी कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। हर एक, एवरी कंप्यूटर विद द अदर कंप्यूटर्स। वो किसमें होता है? सिर्फ मैश टोपोलॉजी में होता है। इसमें यही काम होता है, ये सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है इसलिए रिलायबल होता है। कहीं से कोई कनेक्शन आउट भी हो जाता है तब भी ये डेटा की पहुंचाने की पूरी गारंटी रखते हैं। तो मैश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी है। स्टार के अंदर स्टार हब का ध्यान रखना पड़ता है। ट्री के अंदर भी जैसे टूट जाते तो नहीं हो पाता। रिंग में भी प्रॉब्लम थी, बस में भी थी, लेकिन मैच टोपोलॉजी में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इसमें सबसे ज्यादा केबल्स का यूज होता था। केबल्स का यूज बहुत ज्यादा होता था। किसमें? मैश टोपोलॉजी के अंदर। तो खर्चा भी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव थी ये वाली टोपोलॉजी सबसे ज्यादा।
लास्ट आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस तरह से नेटवर्क को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजीज प्रोवाइड की गई है। जैसी टोपोलॉजीज हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल लगती है हम उस टोपोलॉजी को वहां स्टेब्लिश कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेटवर्किंग कुछ डिवाइसेज। नेटवर्किंग डिवाइसेज के अंदर हम देखें तो हमारे पास कई सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले पहले आता है मॉडेम, फिर एनआईसी कार्ड, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे। ये कुछ बेसिक नेटवर्क डिवाइसेज है जो लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज में आते हैं। सबसे पहले पहले इसमें देखते हैं राउटर्स की बात करें। राउटर्स क्या होते हैं? राउटर्स एक ऐसे डिवाइसेज होते हैं जो कंप्यूटर में आप जब भी कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हो तो उसका पाथ डिसाइड करते हैं। कौन? राउटर डिसाइड करते हैं कि आपकी वो इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर तक जाएगी कैसे, किस मीडियम से, किस पाथ से जाएगी कि वो उसको कम ट्रैफिक का सामना करना पड़े और फटाफट पहुंच जाए। ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्शंस बनाने का काम इसका होता है, कनेक्ट करता है। दूसरा, ये ट्रैफिक को मैनेज करता है किसके बीच? नेटवर्क्स के बीच, क्योंकि इसका ही काम होता है बाकी नेटवर्क से जुड़ना। जैसे हमारा लैन है तो लैन आगे मैन से वैन से दूसरे सभी लैन से जुड़ता है तो उसके बीच में जो ट्रैफिक जो होता है डेटा के, उसको मैनेज यही करता है। ठीक है। और यही वो डिवाइस होता है जो लोकल नेटवर्क को किससे कनेक्ट करता है? इंटरनेट से कनेक्ट करता है। देखा होगा तो एंटीना वाला राउटर हमारा वाईफाई राउटर जिससे हम कनेक्ट होकर इंटरनेट चलाते हैं, तो हमारा लोकल नेटवर्क है वो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज आता है। नेक्स्ट आता है स्विच। स्विच एक प्रकार का एक स्मार्ट डिवाइस होता है। इसको हम लोग स्मार्ट हब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मार्ट हब। देखो दो डिवाइस होते हैं, एक हब एक स्विच। स्विच स्मार्ट होता है, हब इतना स्मार्ट नहीं होता। स्विच के काम करने के अलग तरीके होते हैं। ये कह सकते हो स्विच एक प्रकार का एक्सटेंशन है। जब मुझे अपनी लैब में 8 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो तब मैं स्विच का यूज करूंगा, है ना। यानी कि 8 पोर्ट का स्विच आएगा जिससे कि मैं सारे कंप्यूटर्स को स्विच के वाले पोर्ट्स में लगा दूंगा जिससे कि वो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे और डेटा का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि स्विच, आप जिस कंप्यूटर से डेटा भेजा जाता है और जिस कंप्यूटर को भेजा जाएगा सिर्फ उन्हीं दो का कम्युनिकेशन बनता है। बाकी किसी को पता नहीं चलता कि इसमें से कौन सा डेटा पास हुआ है कौन सा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ स्मार्ट है। यानी कि आपने कोई कंप्यूटर पी है यहाँ से डेटा सेंड किया किसी कंप्यूटर एस के ऊपर, तो स्विच जो बीच में लगा है वो सबसे पहले यहाँ से डेटा लेगा, फिर डिसाइड करेगा किसको भेजा गया है। नेटवर्क के अंदर एस को भेजा के सिर्फ एस को ही भेजेगा, बाकी किसी कंप्यूटर को उस डेटा की कोई जानकारी नहीं होगी। ये काम होता है स्विच के अंदर। बेसिकली इसका यूज जो है लैन नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए किया जाता है और ये यूज करता है मैक एड्रेस का, डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। मैक एड्रेस क्या होता है? तो मैक एड्रेस आप एक चीज ये समझ लो, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है जो कि किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस होता है जो हमेशा यूनिक होता है। इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट आता है हब। स्विच से थोड़ा सा कम। इसका भी यूज क्या होता है? मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए लैन के अंदर। ये हमेशा फिजिकल लेयर पे काम करता है। ओएसआई एक मॉडल होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उसकी फिजिकल लेयर पे हब काम करता है। ये ब्रॉडकास्ट का काम करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने डेटा पी कंप्यूटर से डेटा भेजा, यदि बीच में हब लगा हुआ है तो हब इसमें लगे हुए आगे एस ए बी जितने कंप्यूटर है उन सबको वो डेटा दे देगा, जिसको रिक्वायरमेंट है वो रखो बाकी छोड़ दो। इस तरह से काम करता है हब। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसी तरह से हमारे पास ब्रिज। ब्रिज का यूज होता है, नॉर्मली ये फिल्टर करता है ट्रैफिक को दो नेटवर्क सेगमेंट्स के बीच में और ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है ओएसआई लेयर की। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है ब्रिज जो है, दो सेम नेटवर्क्स पे, सेम नेटवर्क या सेगमेंट्स पे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। मतलब एक साइड लैन है और दूसरी साइड भी लैन है तो इन दोनों लैन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में जो डिवाइस लगता है वो कौन सा होता है? ब्रिज डिवाइस होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है गेटवे। गेटवे एक प्रकार का ऐसा होता है जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क को, डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशंस करवाता है। डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल, सब कुछ अलग अलग होता है तो उसके बीच में डेटा को ट्रांसलेट करने का काम होता है। मतलब सेम चीज कि एक साइड आपके पास लैन है दूसरी साइड आपके पास मैन है और वैन भी है।
अब इनको आपस में कनेक्ट करना है तो बीच में क्या लगाया जाएगा, गेटवे लगाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम याद रखना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एक्चुअली इंटरनेट में दो तरह के सिग्नल काम करते हैं, एक सिग्नल होते हैं एनालॉग, एक होता है डिजिटल। जो पुरानी टेलीफोन लाइंस के अंदर सिग्नल आते थे वो एनालॉग थे, और जो कंप्यूटर या हमारे डिवाइसेस समझते हैं वो डिजिटल होते हैं। तो इन दोनों को आपस में चेंज करने के लिए जो बीच में डिवाइस लगाया जाता है उसे हम मॉडेम कहते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को, कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में, और ट्रांसमिट करता है आगे नेटवर्क के अंदर या फोन लाइंस की हेल्प से। और वापस जो इनकमिंग होती है एनालॉग सिग्नल्स उनको वापस कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल डेटा के अंदर। और इसके इसी प्रोसेस को मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इसलिए इसका नाम भी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है पूरा नाम। ठीक। नेक्स्ट आता है रिपीटर। रिपीटर बेसिकली कुछ नहीं, आपके जो सिग्नल्स है उन सिग्नल्स को रीट्रांसमिट करता है तथा उनको एम्पलीफाई करता है। बाई चांस यहाँ से कोई यहाँ तक डेटा जा रहा है और बीच में यदि सिग्नल वीक हो रहा है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रिपीटर लगाते हैं, जिससे कि पहले डेटा रिपीटर के पास जाएगा, रिपीटर उसको स्ट्रॉन्ग बना के आगे पास करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस में जब नेटवर्क बनाना हो तो बीच में रिपीटर्स लगाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो अपने कंप्यूटर्स के बैक साइड में RJ45 का पोर्ट लगा होता है, वो RJ45 का पोर्ट मदरबोर्ड पे जिस डिवाइस की हेल्प से कनेक्ट होता है वो एनआईसी कार्ड होता है। क्लियर। ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए अवेलेबल करवाता है, ऐसा एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। ठीक, इसका अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। क्लियर। ये थे सारे के सारे क्या, नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस के बेसिस पे आप क्या करते हो, नेटवर्क बनाने के बाद आप बड़े नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट की डेफिनेशन याद रखनी, बेसिकली इसको वैसे वैन नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, लेकिन डेफिनेशंस देखें तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, कई सारे नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट से क्या बना, एक और इंट्रानेट भी बना। इंट्रानेट क्या होता है, एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है किसी कंपनी के अंदर, या किसी एजुकेशन संस्था में, या किसी भी प्रकार की बैंक के अंदर, जो एक पर्सनल नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिससे सिर्फ उस संस्था के एम्प्लॉय ही कनेक्ट हो सकते हैं, वो होता है इंट्रानेट। ठीक, दोनों में डिफरेंस देख लो। इंटरनेट पब्लिक होता है, जबकि इंट्रानेट जो है वो प्राइवेट होता है। इसकी लिमिटेशन नहीं होती, इसमें कई सारी लिमिटेशंस होती है, हर कोई कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक। एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, कंट्रोल करता है एक्सटेंशंस किसको, एक इंट्रानेट का, दैट अलाउ द स्पेसिफिक एक्सटर्नल यूजर्स सच एज बिजनेस पार्टनर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड एक्सचेंज ऑफ पर्सन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेट रिसोर्स, enable the collaboration sharing of information with external entities। कई बार इंट्रानेट में बाहर के लोगों को भी एक्सेस देना पड़ता है उस प्राइवेट नेटवर्क में, जैसे उसके बिजनेस पार्टनर्स हो गए या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। तो उनके साथ जब इंट्रानेट की चीजें शेयर की जाती है, इंट्रानेट को शेयर किया जाता है, तो उसे हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। या ये कहूँ कि इंट्रानेट का दो या दो से अधिक इंट्रानेट मिलकर जो बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट। क्लियर। अब कुछ टर्म्स है इंटरनेट से रिलेटेड, जैसे ब्राउजर। तो इसमें आपको ये याद रखना ब्राउजर होता क्या है। तो ब्राउजर एक प्रकार का क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखना, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि ब्राउजर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए हमारी हेल्प करता है। इंटरनेट यदि कंप्यूटर में चलाना है तो ब्राउजर की हेल्प से ही आप इंटरनेट की चीजों को देख सकते हो। क्लियर। कौन कौन से होते हैं, तो नाम याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, फायरफॉक्स, ऐसे खूब सारे ब्राउजर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं। नेक्स्ट टर्म्स आती है हमारे पास सर्च इंजन। सर्च इंजन बेसिकली ब्राउजर्स के अंदर एक ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से आप कुछ भी कीवर्ड लिखकर सर्च कर सकते हो, जिन पे आप कुछ भी कीवर्ड लिखकर सर्चिंग कर सकते हो, कीवर्ड लिखकर सर्चिंग कर सकते हो। इनके नाम याद रखने कौन कौन से होते हैं, जैसे गूगल सबसे ज्यादा फेमस सर्च इंजन है ना, याहू, अल्टा विस्टा, ये कुछ सर्च इंजन है जिनकी हेल्प से आप कीवर्ड लिखकर भी सर्चिंग की जा सकती है। ठीक है।
नेक्स्ट आता है ईमेल। इसका पूरा नाम याद रखना, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक। ईमेल। ईमेल के द्वारा क्या होता है, ये इसे हम डिजिटल मैसेजेस भी कह सकते हैं। ऑफिशियली जब भी कभी किसी को मैसेज किया जाता है तो ईमेल ही किया जाता है, उसको कभी मैसेज या फोन कॉल्स के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू नहीं बताया जाता। हम ईमेल करते हैं उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, है ना। ईमेल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसे 93 के आसपास डेवलप किया गया था, और कई सारे ऐसे कंपनीज है जो ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे उसमें गूगल आता है, गूगल का जो ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसे हम लोग जीमेल कहते हैं। वो याहू का करता है उसे हम वाई मेल कहते हैं। वैसे ही रेडिफ मेल भी होता है। ऐसे कई सारे फैसिलिटेटर्स हैं जो ईमेल की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। अब ईमेल के अंदर आपको एक और चीज ध्यान रखनी कि ईमेल जब भेजते हैं तो ईमेल की आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी कैसे होगी? तो ईमेल आईडी में सबसे पहले लिखा जाता है क्या? यूजर नेम। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? यूजर नेम। फिर यूजर नेम के बाद क्या लिखा जाएगा? एक सिंबल लगाया जाएगा, इस सिंबल को कहते हैं एट द रेट सिंबल। कौन सा सिंबल? एट द रेट सिंबल। उसके बाद आता है कंपनी का नाम, किस कंपनी का ईमेल है। जैसे गूगल का है तो gmail.com लिखोगे, यदि याहू का है तो yahoo.com लिखोगे। ठीक है। रेडिफ का है तो rediff.com लिखोगे। इस तरह से ईमेल आईडी होती है। सबसे पहले यूजर नेम होगा, कोई भी नाम हो सकता है, फिर बीच में सिंबल होता है उसको एट द रेट कहते हैं, उसके बाद कंपनी या सर्वर का नाम होता है ईमेल आईडी के अंदर। ठीक। फिर ईमेल में आपको याद रखना कि ईमेल जब भी भेजते हो तो हमेशा टू में हमेशा सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। टू में हमेशा सेंडर का एड्रेस लिखा जाएगा, सब्जेक्ट में आप क्या भेज रहे हो वो लिखा जाएगा, मैसेज बॉडी के अंदर आप जो मैसेज बना के सेंड करना चाहते हो वो, और फिर कोई फाइल अटैच करनी हो तो अटैचमेंट ऑप्शंस की हेल्प से अटैच कर सकते हो, और आप इसको लास्ट में सेंड बटन पे क्लिक करके सेंड कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट है ईमेल के अंदर तो अभी बता दो। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। डोमेन नेम। डोमेन नेम बेसिकली कहा जाता है कंप्यूटर्स के अंदर जितना काम होता है वो सब कुछ आईपी के काम पे बेसिस पे होता है। आईपी एड्रेस के बेसिस पे जब भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तब उसे एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड होता है जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, जो नॉर्मली कुछ नंबर्स में होता है। जैसे एग्जांपल लूं तो 192.168.1.2, इस तरह के कई सारे नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर्स याद रखना इजी नहीं था, क्योंकि इंटरनेट से जुड़े हुए हर चीज का, वेबसाइट का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। तो वेबसाइटों के भी आईपी एड्रेस थे, इनको याद रखना इजी नहीं था। तो इसलिए क्या किया गया, एक कंपनी थी, उन्होंने डोमेन नेम प्रोवाइड करने शुरू कर दिया, मतलब आईपी एड्रेस के थ्रू एक नाम प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उस नाम को हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है। डोमेन नेम हमेशा यूआरएल में लगाया जाता है। यूआरएल पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट का नाम। तो डोमेन नेम में क्या होता है बेसिकली, जैसे www.google.com, तो इसमें जो .com लगता है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। इसको टीएलडी भी कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ठीक। इससे पता चलता है वेबसाइट किस प्रकार की है। .com है, कॉमर्शियल, .edu है तो एजुकेशनल, .in है तो इंडिया की, .pk है तो पाकिस्तान की, .org है तो ऑर्गेनाइजेशंस की, इस तरह से। ठीक है। और इसके बीच में जो आगे कंपनी का नाम है इसको हम डोमेन नेम भी कहते हैं, सर्वर नेम भी कहते हैं, और www हमारा वेब है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। क्लियर? तो आईपी एड्रेस को कोई इसी प्रकार का नाम प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटी होती है वो हम क्या कहलाती है? डोमेन नेम कहलाती है। फिर आता है होम पेज। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज, किसी भी वेबसाइट का क्या फर्स्ट पेज, किसी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाता है। हाइपरलिंक, जितने भी आपको ब्लू कलर के लिंक्स दिखाई दे जिन पे आपका जो माउस का पॉइंटर है वो हैंड के रूप में हो, जिस पे क्लिक होता हो, वो सारे के सारे हाइपर लिंक होते हैं। किसी वेबसाइट पे आ सकते हैं, सर्च इंजन पे आ सकते हैं, जो एक प्रकार का टेक्स्ट हो सकता है या इमेज हो सकता है, किसी को भी हाइपर लिंक बनाया जा सकता है, जो क्या करता है? दो या दो से अधिक पेजों को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। इसे बनाने वाले का नाम था टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, इन्होंने ही इसको बनाया था, वर्ल्ड वाइड वेब को। जब वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया गया और इसको नेटवर्क के साथ जोड़ा गया, तभी हम लोग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? शेयर कर पाते हैं। और यही दोनों मिलकर
इंटरनेट के फॉर्मेट में आना शुरू हो गए। फिर आता है एक वॉइस ओवर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब इंटरनेट की हेल्प से आपको कॉलिंग करनी हो, बातचीत करनी हो, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज आता है वो VoIP है। पूरा नाम याद रखना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट की हेल्प से कॉल करने के लिए हेल्प में आता है, कॉल करने के लिए यूज आता है। फिर आते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट नाम याद रखने, फुल फॉर्म याद रखनी, ज्यादातर फुल फॉर्म पूछते हैं। सबसे पहले आता है HTTP या HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। किसी भी वेबसाइट में सबसे पहले ही HTTP लगा होता है, और बैंक की साइटों में देखना HTTPS लिखा हुआ होगा, तभी आप किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला सिक्योर लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक, नेक्स्ट आता है TCP/IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट से कनेक्टिविटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इंटरनेट से जोड़ने के लिए ये प्रोटोकॉल कंपलसरी होता है। नेक्स्ट आता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यूज जो है बेसिकली किया जाता है ईमेल पासिंग में, ईमेल के साथ। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब इंटरनेट की हेल्प से कोई फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करना हो तब उसके लिए यूज आता है। TFT, ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी किसका है, ईमेल का प्रोटोकॉल है। जब ईमेल आप सेंड करते हो तो SMTP हेल्प करता है। टेलनेट, इस प्रोटोकॉल का यूज जो है रिमोट एक्सेस के लिए। जब आप एक कंप्यूटर को कहीं किसी दूसरी जगह बैठे हुए एक्सेस करना चाहते हो तो टेलनेट की प्रोटोकॉल हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से क्या क्रिएट किए जाते हैं, स्टैटिक वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं, जिनकी हेल्प से वेबसाइट बनती है। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक ऐसी कंपनी जो कि क्या करे, इंटरनेट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, आपको नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उन्हें हम ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे इंडिया में जियो, एयरटेल, और गवर्नमेंट की BSNL, ये सारी है। URL, पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या लोकेशंस, जो वेबसाइट का पूरा नाम होता है, जिसमें HTTP प्रोटोकॉल, फिर W3 वेब, उसके बाद डोमेन का नाम, फिर टॉप लेवल डोमेन, सारा मिल के आता है, उसे हम लोग URL कहते हैं। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, नेटवर्क कनेक्शन। UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इनके सबकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसके साथ में एक और प्रोटोकॉल याद रखना, POP, पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी इंटरनेट में ईमेल की फैसिलिटी के लिए यूज आने वाला है। POP, कई बार POP 3 लिखा आता है, तो नाम वही का वही है, 3 का मतलब वर्जन 3 होता है। क्लियर, ये सारे के सारे थे प्रोटोकॉल्स बेसिक, जो कि नेटवर्किंग में या इंटरनेट में हमारी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी, जैसे जैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही हमारे पास खतरे या टेररिज्म भी डिजिटल होने लग गया है ना। पहले इतना नहीं था डिजिटलाइजेशन, तो चोरियां या टेररिज्म फिजिकली होता था। आजकल कंप्यूटर की हेल्प से होता है, मोबाइल की हेल्प से होता है। कई सारी चोरियां, कई सारे टेररिज्म, कई सारे अटैक्स, सब कुछ कंप्यूटर की हेल्प से होता है। तो वो जो अटैक्स वगैरह होते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं साइबर क्राइम, और उनसे बचने के लिए हम जिन चीजों का यूज करते हैं वो होती है साइबर सिक्योरिटी। क्लियर, साइबर सिक्योरिटी किससे करनी है, तो कुछ थ्रेट्स है उनसे। सबसे पहला साइबर टेररिज्म आता है। एक ऐसा थ्रेट्स जो कंसिस्ट करे कि इसको पॉलिटिकली मोटिवेट अटैक्स करता है, मोटिवेटेड करता है अटैक्स को कंप्यूटर्स ऑन कंप्यूटर के ऊपर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। कई प्रकार की इंफॉर्मेशन को चोरी करके उसका मिसयूज करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती है उन्हें हम लोग साइबर टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहली पहली चीज आती है हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग। इस प्रकार के अटैक में क्या होता है, ट्रिक्स यूज में आती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इंट्रोड्यूस होता है करिकुलम एंड सिक्योरिटी मेजर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट इज जनरली प्रोटेक्टेड। जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको चोरी करने की कोशिश की जाती है सोशल इंजीनियरिंग की हेल्प से। कैसे, तो देखो इस तरह से, सोशल इंजीनियरिंग में बेसिकली इसे ह्यूमन हैकिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई पर्सन सोशल मीडिया या किसी भी
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से विक्टिम्स को जहां से इंफॉर्मेशन चोरी करनी वहां के विक्टिम से जान पहचान बनाते हैं, फिर उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, उसके बाद उनके साथ काफी अच्छे घुल मिल जाते हैं, फिर उनके धीरे धीरे उनके अंदर का जो डेटा है उस डेटा को क्या करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं और लास्ट में अचानक से गायब हो जाते हैं डेटा चोरी करके। वो होता है सोशल इंजीनियरिंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रोजन्स। ट्रोजन्स एक प्रकार के क्या होते हैं, मेलवेयर्स होते हैं। मेलवेयर्स होते हैं, ये एक ग्रीक स्टोरी है कि पहले राजा महाराजा ऐसे अंदर नहीं घुसने तो लकड़ी का घोड़ा बना के उसके अंदर सैनिक छुप के गए थे और फिर वहां पे हमला बोल दिया था और ग्रीक सेनाओं को मार दिया था। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर ट्रोजन नाम का एक वायरस बनाया गया। उस वायरस में क्या है कि ऐसा प्रोग्राम आता है जो हमें ये लगता है कि वो प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, यूजफुल है। हम उस पर ट्रस्ट करते हैं और कंप्यूटर के अंदर आने देते हैं, कंप्यूटर का सिक्योरिटी सिस्टम मुझे आने देता है। और अंदर आने के बाद वो क्या करता है, अपने अंदर के जितने भी साथ में वायरसेस वगैरह होते हैं उन सबको छोड़ देता है और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को फेल कर देता है और हमारे कंप्यूटर के अंदर बैकडोर एंट्री दे देता है बाकी हैकर्स को। ठीक है। और फाइल्स वगैरह सबको क्या करता है, प्रॉब्लम देना शुरू होता है। ये काम होता है ट्रोजन हॉर्स का। ठीक है। कुछ इस तरह का ये कह सकते हो। पहले होता था लकड़ी का घोड़ा जिसमें लिखा होता था कि भाई उस पर ट्रस्ट किया जा सकता था, लेकिन ये प्रॉब्लम देता है। फिर है फिशिंग। फिशिंग एक प्रकार से ये मान के चलो, जैसे मछली पकड़ना होता है समुद्र में से, वैसे ही इंटरनेट एक प्रकार का क्या है, बहुत बड़ा समुद्र। इसमें से पर्टिकुलर किसी एक इंसान की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए क्या किया जाता है, जाल बिछाया जाता है। जब मछली पकड़ने के लिए जाल कैसे बिछाते हैं वो लोग, वैसे ही ट्रिक के लिए इस इंटरनेट में क्या करते हैं हम लोग, हैकर्स क्या करते हैं, लिंक छोड़ते हैं। हम उन लिंक पे क्लिक करते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा फोन का एक्सेस, हमारे डेटा, सारा कुछ उस पर चला जाता है और वो उसका मिसयूज करते हैं। ये काम होता है फिशिंग के दौरान। ठीक है। नॉर्मली इसका यूज हैकर्स जो करते हैं किसके लिए, फेक कम्युनिकेशंस के लिए, ईमेल के थ्रू करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को चोरी कर सके, उसका मिसयूज कर सके। ठीक है ना। हैकर्स किस तरह से देखो जाल बिछा के इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, चोरी करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेलवेयर। ये जितने पढ़ा हूँ वैसे सारे मेलवेयर्स ही है। मेलवेयर्स के अंदर कई सारी चीजें आती है, जैसे वॉर्म्स आते हैं, वायरस आते हैं, स्पाईवेयर आता है, रैंसमवेयर आता है, अदर कई सारे मेलवेयर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाते हैं। सारे मेलवेयर्स होते हैं। वॉर्म्स बहुत स्लो काम करते हैं। ठीक है। वायरसेज अपनी खूब सारी कॉपीज बना के बहुत स्पीड के साथ काम करते हैं। स्पाईवेयर जासूसी का काम करते हैं। रैंसमवेयर हमारे डेटा या कंप्यूटर को लॉक करके फिर पैसे की डिमांड करते हैं। ये सारे काम मेलवेयर की हेल्प से होता है। ठीक है। कौन कौन से होते हैं देख ही दिया। वायरस सबसे खतरनाक, वॉर्म्स स्लोली वर्क करते हैं लेकिन फाइल्स को बंद कर देते हैं, ट्रोजन हॉर्स है, रैंसमवेयर है, बॉट्स है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, रूटकिट है, फाइल्स है, मेलोटाइजिंग है। ये सारे के सारे मेलवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, बस इनके नाम याद रखने हैं। इसमें एक हम देखते थे एडवेयर। एडवेयर में क्या होगा, एक ऐसा मेलवेयर है जिसमें एडवर्टाइजमेंट, सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हमें दिखाई जाती है। ठीक है ना। ऐसी एड्स दिखाई जाती है जो हम नहीं चाहते और अनवांटेड प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर पे दिखाई जाते हैं, पोटेंशियली बार बार अगेन एंड अगेन स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली मोबाइल में ऐसा देखा होगा, एंड्रॉइड मोबाइल में। ठीक है ना। एक एग्जांपल है, जैसे देखो इस तरह के मैसेजेस बार बार आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर विन, क्लिक क्लिक क्लिक। आप किस पे क्लिक करोगे कोई आइडिया नहीं रहता, इस तरह से ये चलता रहता है। ये चीज होती है किसमें, एडवेयर के अंदर। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डोस। डोस अटैक होता है वैसे ही पूरा नाम। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जब किसी वेबसाइट को या किसी सर्वर को, किसी कंप्यूटर को बहुत ज्यादा स्लो करते हैं ना, वो काम होता है डोस अटैक के द्वारा। इसमें क्या करते हैं हैकर्स, मल्टीपल सर्वर से, अलग अलग सर्वर से एक ही सिस्टम पे, एक ही विक्टिम के ऊपर अटैक करवाते हैं, जिससे कि वहां की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों नेटवर्क की सर्विसेज जैम हो जाती है और वो अपना काम कर सकता है। ठीक है ना। नेटवर्क और कंप्यूटर विद हैंडशेक ऑपरेशंस के साथ में यूज आता है। किस तरह से देखो, इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का। एन अटैकर्स यूज ए नेटवर्क ऑफ हाईजैक कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को हाईजैक करके सर्वर के ऊपर अटैक करता है, खूब सारे कंप्यूटर्स को, और एक प्रकार के इंफॉर्मेशन या डेटा रिक्वेस्ट का पूरा फ्लड डाल देता है टारगेट सर्वर के ऊपर, और अंत में ये सर्वर क्या होता है, जाम होकर वो हैक कर लेता है। चलिए उसका सिक्योरिटी सिस्टम फेल कर देते हैं। एक डॉस अटैक होता है, एक डी डॉस अटैक होता है। डी डॉस का भी पूरा नाम याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड।
यदि DDoS पूछ ले तो डिस्ट्रीब्यूटेड आगे लगाना, बाकी सेम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, इस तरह से ये क्या करते हैं, खूब सारे लोग एक ही जगह पे हमला कर देते हैं। तो यहाँ पे जो विक्टिम्स है ये इंफॉर्मेशन फिर प्राप्त नहीं कर पाते और सारा कुछ एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास MITM, मैन इन द मिडल। ये भी हैकर्स का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हैकर्स जो है इंटरजेक्ट करते हैं एक दो पर्सन्स के इंटरनेट ट्रांजेक्शंस के बीच में, है ना। नेटवर्क कनेक्शंस बन जाता है, इस कनेक्शंस में सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कोई तीसरा व्यक्ति आके बैठ जाता है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यू पास करना शुरू करता है, डायरेक्ट कनेक्शंस को बंद कर देता है, कुछ इस टाइप से। यहाँ जो मैन इन मिडिल बैठ जाता है, जब इंटरनेट से कनेक्शंस हो रहा होता है, ओरिजिनल कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस क्या करता है, ये तोड़ देता है और अपने से जोड़ देता है। जो इन्फॉर्मेशन जानी है वो इसके थ्रू जाएगी, जिससे कि ये उसको चोरी कर सके, उसका मिस यूज कर सके। नेक्स्ट आता है बॉटनेट। बॉटनेट एक प्रकार के नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स that have been infected with malware are controlled by a single attacking party and referred to as the botnet। एक ऐसा वायरस है जिसमें क्या होता है, सिंपल सा एक बंदा होगा, जो बंदा या हैकर्स कह दो या वायरस कह दो, वो क्या करेगा नॉर्मली किसी एक अटैकिंग पार्टी के द्वारा सारे के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाए, सारे के सारे जगह पे किसी जगह पे मेलवेयर्स डाल देगा, किसी जगह पे क्या डाल देगा, इन्फेक्ट कर देगा मशीन को, किसी जगह पे बॉटनेट्स डाल देगा, किसी जगह पे वायरस डाल देगा, इस तरह से पूरी तरह से इन्फेक्शंस फैला देगा। ठीक है ना। इन्फेक्शंस होगा, फिर इन्फेक्शंस होने के बाद किसी एक नेटवर्क को इन्फेक्ट करेगा, उस नेटवर्क को इन्फेक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये सीधा का सीधा कनेक्शंस बनाएगा कंट्रोल सर्वर से, और उससे ये क्या करेंगे, पूरे के पूरे सर्वर में सभी जगह जितने कंप्यूटर्स उस नेटवर्क से कनेक्ट है उन सबको कंट्रोल कर लेंगे और उनको उनके सिस्टम को फेल कर देंगे। क्लियर, ये काम होता है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शंस। ये सबसे पुराना और बहुत ही ताकतवर हथियार था। इसमें क्या होता था कि सर्वर के ऊपर जो भी डेटाबेस सर्वर होता था, उस डेटाबेस को नॉर्मली एसक्यूएल से बनाया जाता था। तो उसकी एक कमी थी, एसक्यूएल इंजेक्शंस वो लगाकर उससे डेटा को चोरी किया जाता था। डेटाबेस सर्वर से डेटा की चोरी करने के लिए इसका यूज होता था, और विदाउट ऑथराइजेशन हम उसके डेटा की चोरी करते थे, या चोरी करते थे जो लोग, वो एसक्यूएल इंजेक्शन की हेल्प से करते थे। कैसे, देख लो। हैकर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एसक्यूएल ड्राइवन वेबसाइट्स या मेलवेस क्वेरीज को, वो क्वेरीज यहाँ इनपुट करते थे, ये क्वेरीज यहाँ पे जैसे इनपुट होती थी, इसके थ्रू इनको एक्सेस मिल जाता था और ये सीधा सर्वर के ऊपर अटैक करते थे, और सर्वर से इसको क्या मिलती थी, परमिशंस मिल जाती थी। इस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शंस में काम करते थे। रैंसमवेयर एक प्रकार का एन्क्रिप्टेड होता है जिसमें यूजर की फाइलों को जैम कर दिया जाता था, उसके बाद उनको डिमांड की जाती थी पेमेंट की क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में, जिसे रैंसम कहते हैं। हाल ही में इसके खूब सारे अटैक हुए 2017 में, है ना, 2020-21 में भी हुआ है एक। तो खूब सारे अटैक हो रहे हैं आजकल रैंसमवेयर के, सबसे लेटेस्ट यही है, रैंसमवेयर अटैक। ठीक है, इस तरह से डेटा की फाइलें लॉक होती थी, फिर पैसों की डिमांड होती है, पैसों की डिमांड होने पर ये आपको उस डेटा की चाबी या की देते थे और अपना काम चलाते थे। ये काम होता है रैंसमवेयर के अंदर। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी में इन सबसे सिक्योरिटी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एंटीवायरस एंड फायरवॉल। सबसे पहले अपने सिस्टम को हमेशा क्या रखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए। ध्यान रखना, विंडोज यूज लो तो उसको हमेशा क्या रखो, अपडेट रखो। लिनक्स यूज ले रहे हो तो भी अपडेट रखो, और उबंटू यूज ले रहे हो तो भी अपडेट रखो, मैक ले रहे हो तो भी अपडेट। पहला ही पहला काम यही करना है, अपने सिस्टम को अप टू डेट रखना, जब भी अपडेट मांगे कर दो। दूसरा काम आता है फायरवॉल को हमेशा एक्टिव रखो। होता क्या है अभी बताते हैं। और तीसरा काम है एंटीवायरस, यदि यूज है आपके सिस्टम में पहले से अवेलेबल तो उसका आप यूज करो। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि वायरसेस को, वॉर्म्स को, हैकर्स को आने से बचाते हैं, उसको हमेशा अपडेट रखो और एक्टिव रखो। एंटीवायरस के नाम में हम कैस्पर स्काई ले लेते हैं, टोटल सिक्योरिटी क्विथिल है, अवस्था है, ऐसे खूब सारे हैं। अब देखते हैं फायरवॉल कैसे काम करता है। फायरवॉल एक प्रकार का हम ये कहें कि इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर में आने वाली चीजों को, इनकमिंग चीजों को फिल्टर करके फिर कंप्यूटर में आने देते हैं, कंप्यूटर से जाने वाली चीजों को भी फिल्टर करके जाने देते हैं, दोनों ही चीजों को। ठीक है ना। सिक्योरिटी डिवाइस या हार्ड सॉफ्टवेयर है जो मॉनिटर्स करते हैं, कंट्रोल करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, जो कि किसके पैरा डिटरमाइंड हो, सिक्योरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है।
कैसे काम करते हैं देख लो। इंटरनेट की हेल्प से जो भी कनेक्शंस आएंगे, वो कनेक्शंस में यदि कोई खतरा है, जैसे यहाँ रेड कलर की चीज है, ये खतरा है तो इसको अंदर जाने नहीं देगा। जो ग्रीन सिग्नल है वही अंदर नेटवर्क में जा पाएंगे। इस तरह से काम करते हैं। देखो इस तरह से ये काम होता है। और अनऑथराइज यूजर जाएगा तो यहाँ फायरवॉल उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ऑथराइज यूजर ही आगे जा सकता है। क्लियर? ये था कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और इसके साथ लगभग सारी छोटी मोटी टर्म्स आईसीटी से रिलेटेड हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आईसीटी का सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं। और जितने मेरे पास पीवाईक्यू अवेलेबल हो सकते थे, वो मैंने केवी के जितने पीवाईक्यू केवीएस में पिछले साल पूछे गए थे, उनकी टोटल 107 क्वेश्चंस की सीरीज बनी। वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। आप वहां से ले सकते हो। बाकी सारी पीपीटीज की पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। और इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हो। ठीक है? एंड आप लोगों के जो भी एग्जाम्स है जब भी, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आईसीटी का सिलेबस, इस सिलेबस से आपको मैक्सिमम हेल्प मिले। थैंक यू।